और एक दिन दाऊद इब्राहिम को दुबई छोड़ना ही पड़ा। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बॉम्बे प्रेस के ऑफिस में। हमारे साथ चीफ एडिटर शराफत खान साहब मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले हफ्ते दाऊद अंडरवर्ल्ड डॉन, जिसके बारे में काफी अखबार में लिखा, और क्या क्या चीज लिखी है ये सब हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है बॉम्बे प्रेस में। दाऊद इब्राहिम के बारे में आपने बहुत सी चीजें लिखी हैं, आखिर क्या मामला है, बताइए आप। देखिए, दाऊद का एक वक्त वो भी था जब दाऊद दुबई में बैठकर सोने का भाव खोलता था। जी। उसके बाद नानी दमन में जो सोने के बिस्किट होते थे जी। उसका भाव खोलता था वहां का सेठ नारायण सुकर बाकिया। कहानी 1986 से शुरू होती है, जी। जब दाऊद इब्राहिम ने बंबई छोड़ा और दुबई चला गया। उस समय दुबई एक फ्री पोर्ट था, जी। जहां पर सिर्फ या केवल 300 रुपए देकर आप किसी भी तरह का कितना भी सामान खरीदते थे, लेकिन ड्यूटी के तौर पर आपको देने पड़ते थे सिर्फ 300 रुपए। जी। उसके बाद उस सामान को आप दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकते थे और उसको बेच सकते थे या फरोख्त करते थे। कोई ड्यूटी नहीं थी। कोई ड्यूटी नहीं थी, वो आप अपने तौर पर मुनाफे के साथ बेचते थे। जी। ये दुबई में होता था। जी। असल में इसका पूरा फायदा नानी दमन या गुजरात के मछेरों ने उठाया, खास तौर पर नानी दमन के मछेरों ने। ये वो समय था जब सोने और चांदी की स्मगलिंग तस्करी जोरों पर थी। चांदी नानी दमन और गुजरात से समंदरी साहिलों के रास्ते या समुद्री तटों के रास्ते दुबई जाती थी और फिर दुनिया के कई देशों में पहुंचाई जाती थी। जी। यही स्थिति सोने की भी थी, यही हालात सोने के भी थे। जी। दुनिया के कई देशों में सोना दुबई लाया जाता था और फिर ये सोना भारत या और जगहों पर पहुंचाया जाता था। सोना भारत ज्यादातर पहुंचाया जाता था क्योंकि सोने की मांग ज्यादातर भारत में ही थी। चांदी और सोना लाने ले जाने का काम नानी दमन और गुजरात के मछेरे करते थे। जी। मछेरे द्वारा ये काम होता था। इसके अलावा चांदी और सोने के साथ साथ स्मगलिंग का दूसरा सामान, जैसे विदेशी सिगरेट, जापानी कपड़ा और कटलेरी के आइटम, वो भी स्मगलिंग के जरिए लाए जाते थे और यहाँ बंबई में उनको बेचा जाता था। दुबई पहुंचने के बाद 4-5 सालों में दाऊद ने दुबई से नानी दमन और वहां से मुंबई तक अपना माल पहुंचाया और पहुंचाने का एक मजबूत नेटवर्क बनाया और उसके जरिए करोड़ों रुपए कमाए। साथ ही रुपया खूब कमाने के बाद स्मगलिंग के काम में उसका पार्टनर था नानी दमन का नारायण सुकर बाकिया। हाँ, जिसे नानी दमन में सेठ के नाम से जाना जाता था। सुकर बाकिया के पास मछली पकड़ने वाले कई स्टीमर और कश्तियां यानी नाव थी। दमन के कई मछेरे शुक्र नारायण बाकिया के पास काम भी करते थे और उसके आसपास झोपड़े बनाकर रहते भी थे। नानी दुबई तक जाते थे अपने स्टीमर और नाव को लेकर, और वहां से स्मगलिंग का सोना और दूसरा सामान, अन्य सामान
लाते और उसे बेचते थे। दुबई में रहते हुए जी दाऊद ने अपने रुपए पैसे के बल पर वहां के कई ऊंचे पदों पर रहने वाले अधिकारियों से संपर्क साधा, उनसे ताल्लुकात बनाए। दाऊद ने अपने आप को दुबई में एक बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापारी के तौर पर पेश किया था, यानी ये वहां का एक बड़ा व्यापारी माना जाता था। जी बात यहां तक पहुंची कि दाऊद के संबंध दुबई के सुल्तान के करीबी से हो गए, जिसका फायदा दाऊद ने खूब उठाया और खूब रुपया कमाया। और उसी के जरिए दाऊद ने दुबई के सुल्तान से भी मुलाकात की। दाऊद की मुलाकात दुबई के सुल्तान से भी हुई, जो वहां के बादशाह थे, जहाँ के वो राजा थे, जहाँ दुबई में जिनका राज चलता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब दुबई में सोने का भाव दाऊद निर्धारित करता था, यानी कि क्या भाव रखा जाएगा। हाँ, दाऊद ही सोने का भाव खोलता था दुबई में बैठकर। जब मछली पकड़ने वाले पानी के स्टीमर और कश्तियां सोना लेकर दुबई से दमन पहुंचती थी जी, तब सोने का भाव नारायण शुक्र बगिया खोलता था। वहां उसकी उम्र काफी थी, लेकिन 15 अप्रैल 1996 1996 में दमन में उसकी मौत हो गई। इस तरह नारायण शुक्र बगिया इस दुनिया से चले गए और दमन में स्मगलिंग का सामान आना भी कम हो गया, और उसकी बजाय वो जो सोना आता था, जो कटलरी आइटम आते थे, जो जापानी कपड़ा आता था, वो बलसार और सूरत में उतरने लगा, जामनगर में उतरने लगा। जी। उसी दौरान दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम की गुंडागर्दी के कारण दाऊद इब्राहिम और उसकी गैंग को काफी बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि वो दादा टाइप का आदमी था और इस तरह से लोगों से लड़ता भिड़ता था, जिससे दाऊद और उसकी गैंग की बदनामी ही हो रही थी। दुबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को अनीस इब्राहिम को एक बार नहीं बल्कि 2 बार गिरफ्तार किया। लेकिन दाऊद के रसूख के कारण, उसके कांटेक्ट की वजह से अनीस जल्द ही पुलिस के शिकंजे से रिहा हो गया और उसकी गुंडागर्दी बढ़ती गई। फिर भी अनीस की वजह से दुबई पुलिस काफी परेशान थी, क्योंकि रोज की मारामारी झगड़े करना अनीस का काम था। उसी को लेकर वो दाऊद इब्राहिम से बार बार कहती कि अपने भाई को समझाओ, वरना आपके लिए मुश्किल होगी। लेकिन मामला बढ़ता गया। अनीस अपनी दादागिरी से बाज नहीं आया, हरकतों से बाज नहीं आया, और नतीजा ये हुआ कि दुबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो दुबई छोड़ दे, और अकेले नहीं, दुबई छोड़े अपने परिवार के साथ, अपने खानदान के साथ। और एक दिन दाऊद इब्राहिम को दुबई छोड़ना ही पड़ा। उसके पास कई देशों के पासपोर्ट थे जो उसने बना रखे थे, लेकिन दुबई छोड़ने के फैसले के बाद उसने पाकिस्तान को अपने लिए चुना। वो आज भी पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इस बात से इनकार किया है कि दाऊद उनके देश में है या पाकिस्तान में है। आज भी दाऊद पाकिस्तान में रह रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार
इनकार कर रही है कि यहाँ पर नहीं कि है वो। दुबई में पाकिस्तान में नहीं है। दाऊद नहीं है। नहीं। जी। बस यही कहानी है, यही एक किस्सा था जो मुझे बताना था। तो ये थे शराफत खान साहब जिन्होंने दाऊद के बारे में जो लिखा था वही जो है बयां किया, लोगों को अपनी बात पहुंचाई, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो दाऊद इब्राहिम का नाम तो जानते हैं लेकिन उसके बारे में नहीं जानते कि किस तरीके से वो दुबई पहुंचा, किस तरीके से उसके भाई जो है अनीस, उसने किस तरीके से वहां पे गड़बड़ करी और उनको निकाला गया। आज यही लोगों को लगता है कि दाऊद इब्राहिम दुबई में है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वो पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान खुद मना करता है कि हमारे देश में दाऊद नहीं है। अब देखना ही है कि आगे की स्टोरी में हमारे खान साहब और क्या बताएंगे। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।